हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई और कैसे हमारे देश में भक्ति मूवमेंट जगह जगह स्प्रेड हुआ। और इन सब रीजन्स के भक्ति मूवमेंट को कवर करने के बाद अब बस एक और रीजन बचा है जहाँ के भक्ति मूवमेंट को हमें कवर करना बाकी है। ये रीजन है कार्नेटिक रीजन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कार्नेटिक रीजन कहते किसे हैं। बेसिकली ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो पेनिनसुलर सदर्न इंडियन रीजन है, इसी रीजन को कार्नेटिक रीजन कहा जाता है। और इस रीजन के भक्ति सेंट्स की खास बात यह है कि उन्होंने जितने भी डिवोशनल सॉन्ग्स को कंपोज किया है, उनके लिरिक्स के साथ साथ उन्होंने उसे म्यूज़िक में भी सेट किया है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि कार्नेटिक रीजन के भक्ति सेंट्स ने ना सिर्फ भक्ति मूवमेंट को प्रोपोगेट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बल्कि साथ ही साथ कार्नेटिक म्यूज़िक के डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और हाँ, ऐसे लोग जो ना सिर्फ अपना गाना लिखते हैं बल्कि उसी के साथ साथ उसके म्यूज़िकल नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों को वाग्यकारास कहा जाता है। और इसीलिए कार्नेटिक रीजन के जितने भी भक्ति सेंट्स हैं, उन सभी को हम लोग वाग्यकारास कह सकते हैं। और इन वाग्यकारास या कहें कि कार्नेटिक रीजन के इन भक्ति सेंट्स ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। इस लिटरेचर को नाम दिया गया है दास साहित्य। बेसिकली इसमें भक्ति सेंट्स की ऐसी कंपोजिशंस को शामिल किया गया है जो कि विष्णु जी या उनके अवतार की प्रेज में कही गई हैं। और ये किसी एक भक्ति सेंट का काम नहीं है, ऐसे बहुत सारे भक्ति सेंट्स हैं जिनकी कंपोजिशंस को दास साहित्य में शामिल किया गया है। और ऐसे सभी भक्ति सेंट्स जिनकी कंपोजिशंस को दास साहित्य में शामिल किया गया है, उन्हें कहा जाता है हरिदास, यानी सर्वेंट्स ऑफ द गॉड। और वो इसलिए क्योंकि ये सभी लोग अपने आप को विष्णु जी यानी हरि के दास यानी सर्वेंट मानते हैं। और अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग कार्नेटिक रीजन के सभी इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अन्नमाचार्य से। अन्नमाचार्य का टाइम पीरियड है 1408 से लेकर 1503 तक का। और ऐसा माना जाता है कि ये कार्नेटिक म्यूज़िक के वो पहले कंपोज़र हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी अवेलेबल है। इन्होंने लॉर्ड वेंकटेश्वर की प्रेज में कई सारी डिवोशनल सॉन्ग्स को कंपोज किया। लॉर्ड वेंकटेश्वर को हम लोग नॉर्थ इंडिया में बालाजी के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड वेंकटेश्वर विष्णु जी की ही एक फॉर्म है। और इनकी प्रेज में अन्नमाचार्य ने जो डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे हैं उनको कीर्तन या संकीर्तन्स कहा जाता है। और अन्नमाचार्य की ज़्यादातर कंपोजिशंस तेलुगु लैंग्वेज में हैं। और क्योंकि ये कार्नेटिक म्यूज़िक के पहले नॉन कंपोज़र हैं और ये अपनी कंपोजिशंस मोस्टली तेलुगु लैंग्वेज में किया करते थे, इसीलिए इन्हें तेलुगु सॉन्ग राइटिंग्स का ग्रैंडफादर माना जाता है। तो ये थी डिटेल्स अन्नमाचार्य की। चलिए अब बात करते हैं पुरंदर दास की। पुरंदर दास जिस टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं वो है 1484 से लेकर 1564 तक। और ऐसा माना जाता है कि ये नारद ऋषि के अवतार थे। और इनके द्वारा कंपोज किए गए डिवोशनल सॉन्ग्स को हम लोग दास साहित्य में भी देख सकते हैं। और इन्होंने अपने डिवोशनल सॉन्ग्स को लॉर्ड कृष्ण की प्रेज में लिखा है। और इनकी ज़्यादातर कंपोजिशंस कन्नड़ा लैंग्वेज में हैं। और इनके बारे में ख़ास बात यह है कि इन्हें कार्नेटिक म्यूज़िक का पितामह कहा जाता है। पितामह का मतलब जनरली ग्रैंडफादर होता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक भी पूछा जाए तो भी आपको इन्हीं का नाम देना है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस बात को समझें कि इन्हें कार्नेटिक म्यूज़िक का पितामह क्यों कहा जाता है। तो बात यह है कि इन्होंने कार्नेटिक म्यूज़िक की टीचिंग को स्टैंडर्डाइज करने से रिलेटेड काफ़ी काम किया है। इन्होंने कार्नेटिक म्यूज़िक की टीचिंग को एक ग्रेडेड सिस्टम में बांट दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बिगनर हो तो आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप कौन सी चीज़ों को सीखोगे और किस तरह आप एक मास्टरी के लेवल तक बढ़ सकते हो, इस पूरी लर्निंग को इन्होंने एक फुल्ली ग्रेडेड सिस्टम में बांट दिया है। इसके अलावा इन्होंने एक नया राग भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है मालव गौला। और आज की डेट में भी इस राग को म्यूज़िक इंस्ट्रक्शन के एक बेसिक स्केल के रूप में यूज़ किया जाता है। और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से इन्हें कार्नेटिक म्यूज़िक का पितामह कहा गया। चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रैया की, जिनका टाइम पीरियड है 1600 से लेकर 1680। और इनकी भी कंपोजिशंस बेसिकली डिवोशनल सॉन्ग्स ही थे इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इनकी इन कंपोजिशंस को पदम्स और कीर्तन्स कहा गया। और इन्होंने भी अपनी ज़्यादातर कंपोजिशंस तेलुगु लैंग्वेज में की थी। और ख़ास बात यह है कि इनके द्वारा कंपोज किए गए पदम्स आज भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी परफॉर्मेंसेस के दौरान यूज़ किए जाते हैं। तो क्षेत्रैया, पुरंदरदास और अन्नमाचार्य को कवर करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुत्थुस्वामी दीक्षितार के बारे में। इन तीनों को कार्नेटिक म्यूज़िक के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, यानी ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। और कमाल की बात है कि ये तीनों लगभग सेम पीरियड में एग्जिस्ट किया करते थे, यानी ये तीनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे।
और इन तीनों की ही बर्थ प्लेस थी तिरुवैयरू, जो कि तमिलनाडु में है। और तिरुवैयरू नाम के इस टाउन के म्यूज़िकल ट्रेडिशंस को कममेमोरेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एक म्यूज़िक म्यूज़ियम बनाने की प्लान कर रही है। चलिए इन तीनों भक्ति सेंट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं श्यामा शास्त्री से। श्यामा शास्त्री का टाइम पीरियड है 1762 से लेकर 1827 तक, और इनके सभी डिवोशनल सॉन्ग्स यानी इनकी कंपोजिशंस कामाक्षी देवी की प्रेज में हैं, और इनकी सभी कंपोजिशंस मोस्टली तेलुगु लैंग्वेज में हैं। इनका सिग्नेचर या कहें कि इनकी मुद्रा है श्याम कृष्ण। एक्चुअली बात यह है कि ये अपनी सभी कंपोजिशन में एक वर्ड ज़रूर डाल देते थे। ये वर्ड था श्याम कृष्ण। ये बेसिकली एक तरीका था जिसके थ्रू हर कोई ये जान सकता था कि ये पर्टिकुलर कंपोजिशन श्यामा शास्त्री को बिलोंग करती है। और इनके बारे में ये भी एक ख़ास बात है कि इन्होंने स्वर जाति म्यूज़िकल जॉनरे को शुरू किया था। चलिए अब बात करते हैं त्यागराजा की, जिनका टाइम पीरियड है 1767 से लेकर 1847 तक। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने हज़ारों डिवोशनल सॉन्ग्स को कंपोज किया था इन प्रेज ऑफ लॉर्ड राम, और इनके डिवोशनल सॉन्ग्स को कृतीज़ कहा जाता है, और ज़्यादातर इनकी कृतीज़ तेलुगु लैंग्वेज में है। हालांकि इनकी कुछ कृतीज़ संस्कृत लैंग्वेज में भी हैं। और इनकी इन हज़ारों कृतीज़ में से 5 इनकी कृतीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन पांचों कृतीज़ को एक साथ मिलाकर पंचरत्न कृतीज़ कहा जाता है। इन पांचों कंपोजिशंस के नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि श्यामा शास्त्री की ही तरह त्यागराज भी अपनी कंपोजिशंस में अपना सिग्नेचर, अपनी मुद्रा को यूज़ करते थे। इनका सिग्नेचर और उनकी मुद्रा थी त्यागराज। इसके अलावा इनके बारे में ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने 2 नए राग को इन्वेंट किया था। ये 2 राग हैं विवर्धनी और नवरस कन्नडा। और जैसा कि आप इनकी पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक वीणा प्लेयर भी थे। और अगर वापस से बात की जाए इनकी कंपोजिशंस की, तो पंचरत्न कृतीज़ के अलावा इनकी कुछ और फेमस कंपोजिशंस भी हैं, जैसे कि उत्सव संप्रदाय कीर्तन और दिव्य नाम संकीर्तन्स। तो त्यागराज से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमें पता होने चाहिए। इनके बारे में पहला फैक्ट ये है कि 1976 में मरकरी के एक क्रेटर का नाम त्यागराज रख दिया गया था। इसके अलावा महेश महादेवन नाम के एक म्यूज़िक कंपोज़र ने इनके नाम पर एक नया राग क्रिएट किया है, जिसका नाम रखा गया है श्री त्यागराज। और ऐसा कहा जाता है कि 1847 में सेंट त्यागराज ने पुष्य बाहुल पंचमी के दिन समाधि ले ली थी। इसीलिए हर साल इस दिन को समाधि डे के रूप में कमेमोरेट किया जाता है उन्हीं की बर्थ प्लेस तिरुवैयरू, तमिलनाडु में। इस दौरान यहाँ पर सभी कार्नेटिक म्यूजिशियंस इकट्ठा होते हैं और पंचरत्न कीर्तिज को भी गाते हैं। तो ये थी डिटेल्स त्यागराज की। चलिए अब बात करते हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर की। मुत्तुस्वामी दीक्षितर भी एक वीणा प्लेयर थे, और इनका टाइम पीरियड है 1775 से लेकर 1835 तक। इन्होंने भी कई सारे डिवोशनल सॉन्ग्स को कंपोज किया है इन प्रेज ऑफ हिंदू गॉड्स एंड टेम्पल। बट ध्यान देने वाली बात है कि इनके डिवोशनल सॉन्ग्स मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में थे, और इन्होंने अपनी कंपोजिशन में जिस सिग्नेचर या मुद्रा का इस्तेमाल किया है वो है गुरु गुहा। इसके अलावा इनके बारे में ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपने डिवोशनल सॉन्ग्स या अपनी कंपोजिशंस में गमक के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया था। गमक बेसिकली एक म्यूज़िकल कंपोजिशन या राग के अंदर एक ऑर्नामेंटेशन होता है। आसान भाषा में समझने के लिए अगर आपने कभी भी इंडियन आइडल को देखा हो, तो वहाँ पर जजेस कभी कभी इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि वाह क्या हरकतें ली हैं आपने यहाँ पर। तो जब आप किसी नोट के साथ कुछ हरकतें लेते हैं तो वही बेसिकली ऑर्नामेंटेशन होता है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स दावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स दावा।